दोस्तों, एक महिला दारोगा रात को सोई तो थी, लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने अपने बदन पर हाथ फेरा तो वो चौंक गई, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी तरह से नर्वस अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी नजर जब साइड में चल रहे टीवी पर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टीवी पर उसी का वीडियो चल रहा था जिसमें वो पूरी तरह से नग्न थी और कोई व्यक्ति उसके साथ संबंध बना रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है। जब वो महिला दारोगा उस व्यक्ति को देखती है तो वो शॉक रह जाती है। दोस्तों, आखिर कौन था वो व्यक्ति और क्या हुआ था उस महिला दारोगा के साथ? एक दिल को दहला देने वाली और मन को झांक छोड़ देने वाली एक सच्ची घटना लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। स्वागत है आपका हमारे हिंदी क्राइम की कहानी पर फिर से एक और सच्ची घटना के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को अभी से लाइक करें और बताएं कि आप ये कहानी किस जगह से देख रहे हैं। आइए चलते हैं कहानी पर। उत्तर प्रदेश का एक शहर लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला दारोगा जिसका नाम था सुनीता उपाध्याय वहां पर 2 सालों से नौकरी कर रही थी। परिवार में उसका एक पति था और एक 7 साल का बेटा। पति सरकारी नौकरी में ग्राम सेवक के पद पर तैनात था और उसकी नौकरी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर थी, इसलिए वो अपने बेटे के साथ वही रहता था और सुनीता पुलिस मुख्यालय लखनऊ में ही रहती थी, जहां से क्वार्टर अलॉट किया गया था। बात 20 जनवरी 2016 की है, जब पुलिस स्टेशन में वायरलेस पर हुड़दंग की खबर आती है। तुरंत पुलिस दल रवाना होता है जिसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल होती है। वहां पहुंचने पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि लाठी चार्ज करना पड़ता है। इस लाठी चार्ज के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मामला मीडिया में आते ही बड़ा हो जाता है और जब पुलिस वाले वहां ड्यूटी पर थे उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल थी। लाइन हाजिर होने के बाद सभी पर इंक्वायरी बिठाई जाती है। सुनीता उपाध्याय इस स्थिति से बहुत डर जाती है। उसे अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है। 3 फरवरी 2016 की शाम को कुलदीप यादव सुनीता को फोन करता है और कहता है कि उसके केस के सिलसिले में कुछ चर्चा करनी है। वो उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता है। सुनीता तुरंत राजी हो जाती है और आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाती है। जब वो कुलदीप यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से आवाज आती है, हाँ खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। सुनीता अंदर जाती है और देखती है कि कुलदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा होता है। मेज पर शराब की बोतल और 2 ग्लास रखे हुए थे। ये देखकर सुनीता थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन कुलदीप उसे कहता है कि यहाँ कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। वो उसे फ्रैंक होकर बैठने के लिए कहता है। सुनीता सोफे पर बैठ जाती है और पूछती है कि कैसे बुलाना हुआ। कुलदीप कहता है कि उसने ऊपर बात कर ली है और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। सुनीता उसे धन्यवाद कहती है। इसी दौरान कुलदीप उसके लिए भी ग्लास में शराब डालकर उसे देने की पेशकश करता है। सुनीता संकोच करती है, लेकिन कुलदीप उस पर जोर डालता है। पुलिस महकमे में 80% लोग शराब पीते ही हैं। ये जानकर सुनीता मजबूर हो जाती है और शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है। पैक लेते हुए सुनीता और कुलदीप के बीच बातचीत होती है। कुलदीप उसे फ्रैंक होने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसके परिवार में कौन कौन है और वो क्या करते हैं। सुनीता बताती है कि उसका परिवार लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर रहता है। कुलदीप भी बताता है कि उसका परिवार कानपुर में रहता है और वो यहाँ अकेला ही रहता है। इस प्रकार बातचीत का द्वार शुरू होता है। सुनीता अब तक 3 पैक शराब पी चुकी थी और नशे में ये आ चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कुलदीप अपनी जगह से उठता है और सुनीता के करीब जाकर बैठ जाता है। सुनीता थोड़ी सी संकुचा जाती है। कुलदीप उसके कंधों पर हाथ रखता है और सहलाने लगता है। सुनीता को समझ नहीं आता कि कैसे प्रतिक्रिया दे या कैसे मना करे, क्योंकि वो मजबूरी में भी फंसी हुई थी और शराब का नशा भी चढ़ा हुआ था। पति से दूर रहने के कारण सुनीता के भी कदम हल्के हल्के बहकने लगे थे। फिर भी वो कुलदीप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप उस पर प्रेशर डालता चला जाता है। कुलदीप उसे समझाता है कि यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं है और ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। धीरे धीरे सुनीता भी
उसकी बातों में आ जाती है। एक एक कर और पैक चलते हैं और फिर कुलदीप यादव सुनीता को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। वहाँ उसे निर्वस्त्र कर खुद भी निर्वस्त्र होकर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। सुनीता इस समय पूरी तरह से नशे में थी और बेहोशी में कुलदीप का साथ दे रही थी। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहता है और दोनों कब सो गए उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह जब सुनीता की आंख खुलती है तो अपने आप को निर्वस्त्र अवस्था में बेड पर पाती है। उसे याद आने लगता है कि रात को क्या हुआ था। उसे खुद पर बहुत पछतावा होता है कि उसने ये क्या कर डाला। अगर वो होश में होती तो कभी ऐसा नहीं करती, लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला था। सुनीता जब पलटकर देखती है तो दीवार पर लगी हुई एलईडी में एक वीडियो चल रहा होता है। जब वो वीडियो देखती है तो हैरान रह जाती है। वीडियो में वो खुद नजर आ रही थी और कुलदीप यादव उसके साथ संबंध बना रहा था। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। तभी दरवाजा खुलता है और कुलदीप अंदर आता है। सुनीता उसे आश्चर्यचकित नजरों से देखती है। कुलदीप मुस्कुराता है। सुनीता पूछती है, सर ये सब क्या है? एक तो आपने मेरे साथ इतना गलत किया जब मैं होश में नहीं थी। आपने मेरा फायदा उठा लिया, ऊपर से आपने मेरा वीडियो भी बना लिया और उसे टीवी पर चला रहे हैं। कुलदीप कहता है, जस्ट कूल यार, टेंशन क्यों लेती हो? ये तो बस मैंने इसलिए बनाया था ताकि जब मन करे देख सकूं और एंजॉय कर सकूं। सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। कुलदीप उसका बॉस था और उसकी नौकरी खतरे में थी। साथ ही उसका वीडियो कुलदीप के फोन में था। सुनीता वहां से निकल जाती है। इस सिलसिले की शुरुआत के बाद कुलदीप यादव लगातार सुनीता का शोषण करने लगा। बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता और ना चाहते हुए भी सुनीता को मजबूरन आना पड़ता। अब महीने में करीब 20 दिन सुनीता अपनी रातें कुलदीप यादव के क्वार्टर पर बिताने लगी थी। कुलदीप उसका जमकर शोषण कर रहा था। एक रात जब सुनीता कुलदीप की बाहों में होती है और वो उसके साथ संबंध बना रहा होता है तो वो सुनीता से कहता है, सुनीता, मैंने तुम्हारे बारे में ऊपर के अधिकारी से बात कर ली है। वो तुम्हारी फाइल क्लियर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त रखी है। अगर तुम वो शर्त पूरी कर देती हो तो वो तुम्हारी नौकरी का खतरा टल जाएगा। सुनीता पूछती है, सर कितने पैसे देने होंगे? कुलदीप हंसता है और कहता है, पैसे? तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? सुनीता, तुम्हारे पास तो ऐसा अनमोल खजाना है कि लोग खुद तुम्हें पैसे देंगे। तुम्हें वही करना है उन साहब के साथ भी जो हम दोनों अभी कर रहे हैं। बस एक बार उन्हें खुश कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनीता चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुलदीप गुस्से में कहता है, ज्यादा नाटक मत कर, तुझ जैसों को सीधा करना मुझे अच्छी तरह से आता है। चुपचाप कल शाम को 8 बजे साहब के बंगले पर पहुंच जाना। अगर नहीं गई तो परसों तेरा सस्पेंशन लेटर तेरे टेबल पर होगा। मजबूरी में सुनीता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके बिस्तर में बितानी पड़ती है। अब ये सिलसिला शुरू हो गया था, कभी इस अधिकारी के साथ तो कभी उस अधिकारी के साथ। कुलदीप यादव ने सुनीता को 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। इसके बावजूद एक दिन सुनीता का सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर था। सुनीता को इस बात का गहरा धक्का लगा। सुनीता गुस्से में कुलदीप यादव के कैबिन में पहुंचती है और सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर फेंक कर चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर थाने के लोग चौंक जाते हैं और कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। सुनीता जोर जोर से चिल्लाकर कुलदीप से कहती है, तुमने मेरा शोषण किया, मेरे साथ गलत किया और अब मैं सस्पेंड हो गई हूँ। मैं डीजीपी साहब के पास जाकर तुम्हारी और उन अधिकारियों की शिकायत करूंगी। कुलदीप भी गुस्से से कहता है, जा, तुझे जो करना है कर ले। तेरे पास सबूत क्या है? उल्टा मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत हैं। याद है ना वो वीडियो? सुनीता गुस्से से फिर पटकाती हुई वहां से निकल जाती है। थाने में सबको अब पता चल चुका था कि सुनीता और कुलदीप के बीच कुछ गलत चल रहा है। सस्पेंशन के बाद सुनीता अपने पति के गांव चली जाती है। 2 दिन बाद कुलदीप यादव भी छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है। सुनीता को गए हुए 5 दिन ही हुए थे कि एक व्यक्ति थाने में आकर सुनीता के बारे में पूछताछ करता है। वो सिपाही से पूछता है कि सुनीता जी कहाँ हैं? सिपाही आश्चर्य से पूछता है कि आप कौन हैं? वो व्यक्ति कहता है, मैं उनका पति अजय उपाध्याय हूँ। सुनीता से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो रही है। सिपाही चौंक जाता है और बताता है कि सुनीता मैडम सस्पेंड हो चुकी हैं और 4 दिन पहले ही वो यहाँ से कहकर गई थी कि वो अपने पति के पास जा रही है।
अजय कहता है कि वो उसके पास नहीं आई है और उसका फोन भी बंद है। मामला चिंताजनक था। अजय उपाध्याय थाने के इंचार्ज सुरेंद्र कुलकर्णी से मिलता है और अपनी बात बताता है। सुरेंद्र कुलकर्णी उसे एफआईआर दर्ज करने की सलाह देते हैं। पुलिस सुनीता का फोन सर्वेलेंस पर डालती है और उसका आखिरी लोकेशन कानपुर देहात में मिलता है। वहां पहुंचकर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। 2 दिनों बाद एक सरोवर से पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है। अजय उसे पहचान लेता है कि वो सुनीता उपाध्याय ही है। अब सवाल ये था कि सुनीता वहां कैसे पहुंची। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं। उसके फोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था जो कानपुर देहात में था। पुलिस पीसीओ पर पहुंचती है लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिलता। अजय परेशान था कि उसकी पत्नी वहां कैसे पहुंची और उसने आत्महत्या क्यों की। पुलिस इस केस को आत्महत्या के अगले देख रही थी। अजय बार बार थाने आता था और एक महिला सिपाही उससे कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर ले जाकर वो कहती है कि उसे शक है कि सुनीता की हत्या हुई है। ये सुनकर अजय चौंक जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? तब वो महिला सिपाही पूरा वाकया बताती है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था, जब सुनीता कुलदीप यादव के चैम्बर में गई थी और वहाँ दोनों की बहस और लड़ाइयाँ हुई थी। अजय के भी दिमाग की घंटी बजने लगती है और वो सोचता है कि जरूर सुनीता के साथ कुछ गलत हुआ है और इसमें कुलदीप यादव का हाथ है। अजय थाने में कुलदीप यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करना चाहता है कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और हत्या के पीछे कुलदीप यादव का हाथ है। कुलदीप यादव एक थानेदार था और उसका प्रभाव और ऊपर तक पकड़ थी, इसलिए पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी कर रही थी। जब थाने में कोई मदद नहीं मिली तो अजय, जो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी था और कानूनी दम पे जानता था, मीडिया में जाता है। मीडिया में मामला जाते ही वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस पर जाता है और तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं और सुनीता के फोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था। उस पीसीओ की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है और फुटेज में कुलदीप यादव साफ नजर आता है जो वहां फोन कर रहा था। टाइमिंग भी मिल जाती है और ये वही समय था जब सुनीता के फोन पर आखिरी कॉल आया था। पुलिस की शक की सुई पूरी तरह से कुलदीप यादव पर घूम जाती है। उसने सुनीता को पीसीओ से फोन किया ताकि उसका खुद का नंबर ना दिखे। वहां पहुंचकर कुलदीप ने सुनीता को कार में बिठाया और सरोवर के किनारे ले गया। वहां बहस के दौरान कुलदीप ने सुनीता का गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को सरोवर में फेंक दिया। कुलदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। कुलदीप यादव को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और सुनीता को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम न्यायालय से यही गुजारिश करेंगे कि सुनीता को जल्द से जल्द न्याय मिले और ऐसा न्याय मिले कि ऐसे दरिंदे 100 बार सोचें ऐसा गुनाह करने से पहले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर सुनीता ने पहले दिन ही कुलदीप यादव के खिलाफ कदम उठाया होता जब पहली बार उसने उसके साथ दरिंदगी की थी, तो शायद आज उसे अपनी जान ना गंवानी पड़ती और वो अपने परिवार के साथ होती। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।